हाँ जी, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। बेटा जी, लास्ट टॉपिक शायद आपने किया साइक्लोट्रॉन। ओके, मैंने बोला था साइक्लोट्रॉन 100% गारंटी के साथ आएगा, तो उसको कर लेना। उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आएंगे। जो लास्ट में उसका एक फार्मूला है ना बेटा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वाला, बस उसी पे बेस्ड अगर आएगा तो न्यूमेरिकल कोई आ सकता है। वो एज इट इज डायरेक्ट ही आ जाता है, उसको कर लेना जी। ओके, तो अब हम एक अगली स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। ये स्टेज दर स्टेज होती हैं। सबसे पहले बायट-स्वेट लॉ, इसमें बहुत स्टेजेस हैं भाई चैप्टर में। दूसरे नंबर पर एम्पियर सर्किट लॉ, तीसरे नंबर पर चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, वो हमने किया। अब अगली बात है फोर्स ऑन अ कंडक्टर बेटा। अब चार्ज पार्टिकल नहीं है तो उसी की एक्सटेंशन, लेकिन अब हमने फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। पूरा कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला फोर्स हमने कैलकुलेट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। डाल लो हेडिंग, डेरिवेशन टाइप टॉपिक है बेटा। इससे पहले मैंने बोला था कि जो साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक है वो, या जो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, वो कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल। डेरिवेशन नहीं, उसमें न्यूमेरिकल आपने खूब किए, ठीक है, बढ़िया किया। ये थोड़ा डेरिवेशन टाइप है। अब बैक टू बैक 2-3 डेरिवेशन आएंगी, शायद आपको बैक टू बैक 1-2 लेक्चर भी लगाएंगे। मतलब बीच में जो लाइव क्लास का टाइम देते हैं ना, वो देने की बजाय बैक टू बैक 1-2 लेक्चर्स आएंगे। तो हेडिंग आप डाल लो आज की, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले था फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, अब है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो लेक्चर नंबर 10 में पे पहुंच चुके हैं जी। आइडिया रहना चाहिए ना कहाँ किस स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का लेक्चर 10 है। हेडिंग है आज की फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जी। ओके, तो वही पहली बात लिख लो, लेट अस कंसीडर वाली। अब डेरिवेशन वगैरह करनी हो तो पक्का ही है ना फिर कि लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लिखो भाई, लेट अस कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम मान लेते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो लिख लिया आपने, लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बना लेते हैं जी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया हमने। चलो ओके जी, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इसको वाई मान लेंगे, इसको जेड एक्सिस मान लेंगे। और हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक्स एक्सिस के मान लो पैरेलल पड़ा हुआ है। लेट इट इज प्लेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल पड़ा हुआ है कंडक्टर अपना। अब देखो भाई, ये नहीं है कि कंडक्टर इतना मोटा होगा, लेकिन हम यहां पर उसका क्या दे रहे हैं आपको, एक मैग्निफाइड व्यू दे रहे हैं। तो ये है जी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये अपना करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया जी। ऐसे प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ, कैरिंग करंट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मान लो ये क्या होगी जी, डायरेक्शन ऑफ
करंट हुई। फिगर में मैं मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड शो कर रहा हूं बेटा, वाई एक्सिस में। फिगर में मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में शो कर रहा हूं मैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी। इस हिसाब से बेटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेकिन जरूरी नहीं है यार वो 90 डिग्री हो, वो 90 डिग्री से कम भी हो सकता है। तो जब मैं लिखूंगा सब कुछ, उसमें मैं जनरल लेके चलूंगा कि इट इज थीटा। शो हमने यहां पर क्या कर दिया, 90 डिग्री कर दिया मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल। तो ये एंगल मैं 90 नहीं लिखता थीटा हूं, शो 90 करता हूं। तो थीटा मान के चलो, इसको दिखने में 90 डिग्री ही है भाई, लेकिन इसको क्या मान के चलो, अभी थीटा मान कर चलो। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो जो इसके बारे में गिवन है वो पहले लिख देते हैं। लेंथ इसकी एज्यूम करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, कर ली भाई हमने एल इसकी लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एज्यूम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कर लिया जी। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एल, करंट आई, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। तो आपने सबसे पहले लिखा लेट अस कंसीडर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन फिगर। ओके जी। अब हमारे पास शुरू में लिख देते होते हैं भाई अवेलेबल क्या क्या चीजें है गिवन में। एक तो हमारे पास आई अवेलेबल है जी, करंट थ्रू द कंडक्टर। ओके। दूसरे नंबर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी अवेलेबल है। तो बी क्या हुआ, बी हो गया जी मैग्नेटिक फील्ड। उसके अलावा बेटा हमें थीटा गिवन है, एंगल बिटवीन आई एंड बी। ओके। अब आप कहोगे यार आई खुद तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं है भाई, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी यहां पे एल मानी जाएगी, लेकिन एल को डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, आई प्रोवाइड कर रहा है। डायरेक्शन आई प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वेक्टर किसको मानेंगे हम, एल को मानेंगे। जैसे करंट एलिमेंट में ना आई इंटू डीएल होता था, वहां वेक्टर डीएल को मानते थे, लेकिन डीएल को डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता था, करंट प्रोवाइड करता था। यहां पर भी आई और बी के बीच का एंगल है। अब आई की अपनी डायरेक्शन है, एक्चुअली ये एल और बी के बीच का एंगल है अगर आप वेक्टर के हिसाब से देखो, लेकिन एल को डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एल की डायरेक्शन वही है जो करंट वाली होगी। तो चाहे आप लिखो एंगल बिटवीन आई एंड बी, चाहे आप लिखो एंगल बिटवीन एल एंड बी, लेकिन बोलने में ये ज्यादा यही चलेगा, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो एक हमारे पास करंट अवेलेबल है, मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, एंगल अवेलेबल है। उसके अलावा लेंथ भी अवेलेबल है। जैसे अब ये कंडक्टर है तो हमारे पास एल भी अवेलेबल है, लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अवेलेबल है। ये इसी लिस्ट में लिख देना, नीचे लिखते तो दिखता ना, तो मैंने ऊपर शो कर दिया भाई। लेंथ अवेलेबल है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इसके सामने लिख लो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जरूरत पड़ेगी इसको भाई, कंडक्टर है कंडक्टर, तो इसकी नंबर डेंसिटी भी होगी कुछ। तो छोटा एन यहां पर क्या है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, लिखते जाओ भाई, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके। अब उसके अलावा अगर मैं बेटा एन की बात करूं, छोटे एन की, तो अभी अभी क्या लिखा हमने, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसकी पूरी बॉडी में जरूरत पड़ेगी भाई बाद में थोड़ी देर बाद, तो पहले लिख देते हैं। अगर इसकी पूरी बॉडी में जितना भी कंडक्टर है, टोटल नंबर कितने हैं, कैपिटल एन। ओवरऑल वॉल्यूम इसकी कितनी है, VOL, V। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी जितने इलेक्ट्रॉन है अपॉन वॉल्यूम। अब यहां से
इसको मैं लिख सकता हूं n अपॉन a इंटू एल। देखो बाद में जरूरत पड़ेगी, पहले बना के रख लेते हैं भाई, बाद में कहां समझाता फिरूंगा। a इंटू एल, वॉल्यूम तुम्हें पता है सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ कर दो, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, तो a इंटू एल इसकी वॉल्यूम होगी। यहां पर अभी थोड़ी देर बाद हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने इसको लिख दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू NaL, नल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इंटू ए इंटू एल। तो इसकी भी भैया जरूरत पड़ सकती है, अभी हमने स्टार्ट किया नहीं है, बथेरा टाइम लगा दिया है, लेकिन इसका फायदा होगा, बाद में हमें फालतू बातें नहीं करनी पड़ेंगी। ओके जी, तो फाइंड क्या करना है यार, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस पे लगने वाला, कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। अब बेसिक बात इसमें यह है कि जो कंडक्टर है ना, इसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। अब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कंडक्टर को पेनिट्रेट करते हुए उसके अंदर से निकलेंगी। तो पूरी जो कंडक्टर की बॉडी है, देख भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती तो पेनिट्रेट नहीं कर पाती इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट करती है कंडक्टर्स वगैरह को, तो इसको पेनिट्रेट कर कर इसके अंदर से निकल रही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजर रही हैं, तो मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर पड़े हुए वो मूव कर रहे हैं, लेकिन वहां मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स भी मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अब भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, कितना, Q इंटू V क्रॉस B। अब एक इलेक्ट्रॉन पे, 2 पे, 4 पे, 10 पे, सब पर वो फोर्स लग रहा होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब करंट पास कर दोगे, करंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन सेम, सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी सेम, ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहे होंगे, पुरानी बातें भी जुड़ेंगी अब इसमें। तो सारे इलेक्ट्रॉन की बेटा स्पीड सेम, सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी सेम। अब सब पे जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा। अब सब पे जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा, जो टोटल फोर्स होगा हर एक पे लग रहा है ना, जो टोटल फोर्स होगा वो कौन फील करेगा, वो कंडक्टर फील करेगा। अब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है मूव करते हुए उन पे फोर्स लगेगा। ओके, जब सब इलेक्ट्रॉन पे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, भाई उनका स्पीड सेम थी, उनकी डायरेक्शन सेम थी, तो उन पे लगने वाला फोर्स भी सेम था और सेम डायरेक्शन में लगेगा, सब पे सेम डायरेक्शन में लगेगा, सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे और वो नेट फोर्स है, फील कौन करेगा, कंडक्टर फील करेगा। और हम कहेंगे कंडक्टर पे क्या लग गया, फोर्स लग गया। तो सिंपल सा फंडा है पूरी डेरिवेशन का, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स निकालो, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स निकालो और इसके अंदर टोटल कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल N, उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और वो जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स है वही फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर हो जाएगा। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ओवरऑल लगभग सबको आपको सब कुछ आपको समझा ही दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है कि जी दिस करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी in a direction opposite to the direction of current। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ करंट के उल्टे चलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव टर्मिनल के पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना है और करंट किधर चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ये एंड पॉजिटिव है, बैटरी हमने शो नहीं की, अब लगी तो होगी ना, करंट चल रहा है भाई, ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ने तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है ना, उल्टी दिशा में जाना है। ओके, तो हमने यहां पे लिखना है कि
inside the conductor electrons are moving with drift velocity in a direction opposite to direction of current. ये लिख लो. आगे लिखने as the electrons are moving and whole conductor is placed in magnetic field, that means electrons are also moving in magnetic field, therefore they will experience magnetic Lorentz force, जिसका फार्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B. तो लिखो जी, अगली बात आई कि all the electrons drifting towards positive terminal are moving in external magnetic field, therefore they will experience magnetic Lorentz force given as. सब पे क्या लगेगा भाई? मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स लगेगा. गिवन एज छोटे एफ से नोट करते हैं भाई, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी. ये फार्मूला है भाई अपने पास, Q इंटू वी क्रॉस बी. अब वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट स्पीड से. ओके, एंगल थीटा इसी के बीच में आ गया, क्योंकि जब ये खुलेगा ना, वी बी साइन थीटा. ओके, क्या बनना चाहिए? वी बी साइन ऑफ थीटा बनना चाहिए. ओके, अब ध्यान से सुनना, जब इस फार्मूले में थीटा लिखोगे तो वो थीटा है एंगल बिटवीन V एंड B, लेकिन आज जो हमने थीटा शो कर रखा है दैट इज एंगल बिटवीन I एंड B. ध्यान रखना, नाम एंगल का नाम तो थीटा ही रखेगा. अब अलग अलग सिचुएशन में थीटा का मीनिंग अलग होगा. अब जो रिजल्ट बनकर आएगा ना मेरे भाई, रिजल्ट में जो थीटा होगा दैट विल बी एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. यहां पे जो थीटा चल रहा है दैट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया? F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी हो गया. यानी एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया? माइनस E इंटू वी क्रॉस बी हो गया. अब ये एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है ना. आगे आप लिख दोगे कि द कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स. मान लो कितने n है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. इफ लिखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर n. ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो बेटा? कैपिटल N हो, देन द नेट फोर्स experienced by all the conductors. अब खास बात यह है, फोर्स ऑल द कंडक्टर्स नहीं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स भाई, ऑल द इलेक्ट्रॉन. खास बात यह है, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज इन सेम डायरेक्शन. हर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए फिर वो एड अप हो जाएंगे. तो मैंने बोला एक पे लग रहा था ये, अगर उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कैपिटल N है,
तो जो नेट फोर्स है, ओवरऑल फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी, कितना हो जाएगा भाई? ओवरऑल फोर्स जो होगा दैट विल बी टोटल फोर्स, लिख लो भाई, इक्वल टू एन इंटू जितना एक पे लग रहा है। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन थे, एक पे एफ लग रहा है, छोटा एफ, तो यहां से भाई मेरे ये बन जाएगा एन इंटू कितना लग रहा था, माइनस ई इंटू वी डी क्रॉस बी अपना रिजल्ट था। ओके, अब इसको मैं एफ इक्वल टू माइनस बाहर ले रहा हूं, एन की जगह पर पहले बना रखा है फिर नल एन एल, एन इंटू ए इंटू एल। ओके जी, एन इंटू ए इंटू एल, यहां क्या लग गया, ये माइनस मैंने बाहर लिया हुआ है भाई, ई इंटू इसको एक बार के लिए खोल रहा हूं मैं, ये बना वी डी इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये बन गया वी डी बी साइन ऑफ थीटा। ओके, अब यहां से एफ इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूं ए एन ई वी डी, ए एन ई वी डी, इसको लिख रहा हूं एल बी साइन थीटा, और यहां पर क्या है माइनस। अब ए एन ई वी डी से याद आ गया होगा भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही है। ए एन ई वी डी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई करंट आ जाएगा, करंट, क्योंकि आपको पता है I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ब्रैकेट में लिख लेना साइड में भैया, I इक्वल टू ए एन ई वी डी, खूब पढ़ाया था, खूब रटवाया था, ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। ओके, तो F इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, ब्रैकेट में लिख लेना, मैंने बोला है, इसकी जगह लिख दूंगा I। ओके, ए एन ई वी डी की जगह यहां पे लिखूंगा एल बी साइन थीटा। अब बेटा देखो यहां पे माइनस था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म कर कर जब आप करंट इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको एक और माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की डायरेक्शन उल्टे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी, करंट उससे बस जस्ट ऑपोजिट जा रहा था। मैंने बोला था ना थीटा कौन सा एंगल है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से देखोगे, पुराने फार्मूले के हिसाब से, तो यहां पर इसको खोलोगे तो ये जो एंगल आया है, मैंने इसको खोला ना भाई, ये जो एंगल आया ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में था। लेकिन अगर मैं इसको अपने आज जो थीटा है उसके टर्म्स में लिखूंगा तो मैं यहां पे और माइनस लगाऊंगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। याद रखना, जब यहां से आप आई इंट्रोड्यूस कर दोगे तो एक माइनस और लगेगा, ये माइनस कट जाएगा। अब साफ साफ ये थीटा किसके बीच का एंगल है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मान लिया जाएगा। ओके, तो फार्मूला बन गया आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा, यानी जो एफ है वो आ गया आई इंटू, इसको खोल दोगे जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा एल क्रॉस बी। ये जो फार्मूला होगा बेटा, ये फोर्स का फार्मूला आ गया, और ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म होगी, यहां से डायरेक्शन निकालने में हेल्प मिलेगी। तो याद रखो जी, एफ इज इक्वल टू एल क्रॉस बी। फिलहाल मैंने कहीं पे एंगल 90 डिग्री नहीं शो किया, थीटा कुछ भी हो सकता है भाई, 90 हो, 180 हो, जो मर्जी हो, लेस देन 90 हो, ग्रेटर देन 90 हो, कुछ भी हो सकता है, 0 से 90 हो। लेकिन यहां पर थोड़ा डायग्राम सेट सा रहे, शो हमने 90 किया हुआ था, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। आपका आंसर क्या आ गया, एफ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी।
ये छोटा सा फार्मूला है, दिखने में लग रहा है, लेकिन इसको करने में भाई टाइम लग गया हमें मेहनत करने में, लेकिन है कुछ नहीं है। एक पे लगने वाला फोर्स निकालो, उसको नंबर से क्या कर दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू एल क्रॉस बी आ जाएगा। वैसे मैं इसको याद करने के लिए बोलता होता हूं कि इसको याद कर ले, बी आई एल साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिखवा देता होता हूं, बिल साइन थीटा। क्या याद करेंगे, बिल साइन थीटा। ओके, अपने अपने फंडे बना लो। जैसे हमने बोला कि भी सोलेनॉइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है मुन्नी, मुन्नी म्यू नॉट एन आई। ये क्या हो गया, बिल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। वैसे ये आई इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब अगली कहानी कि यार इसकी फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट के नियम के हिसाब से आ जाएगी, एल क्रॉस बी करोगे, फोर्स एल और बी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड थंब रूल लग जाएगा, एल क्रॉस बी। अब जैसे इस फिगर के हिसाब से देख लो तो इस फिगर में एल, भैया एल की डायरेक्शन कौन सी लेनी है, जो डायरेक्शन करंट की होगी वही एल की डायरेक्शन हो जाएगी। तो एल की डायरेक्शन तो करंट वाली डायरेक्शन हो गई। ओके, तो एल की डायरेक्शन करंट वाली ले ली, ये एल की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, एल क्रॉस बी करना है, एल क्रॉस बी। तो एल से बी की ओर क्या करना है आपने, एल क्रॉस बी। तो एल से बी की ओर अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, ये है एल से बी, तो ये थंब बाहर की ओर आ गया, यानी इस पे फोर्स बाहर की ओर लगेगा। राइट हैंड थंब रूल लगाया, बाहर की ओर आ गया। ओके, तो लग सकता है राइट हैंड थंब रूल भी लग सकता है, लेकिन बेटा जी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर फाइंड करने के लिए एक स्पेशल रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हमने पहले यूज कर लिया हुआ भाई, हमने चार्ज पार्टिकल में ठोक दिया था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हम कहते थे भाई जिधर चार्ज पार्टिकल जा रहा है उधर ही करंट ले लो, अगर नेगेटिव हुआ तो उससे ऑपोजिट ले लो, अगर पॉजिटिव हुआ उधर ले लो। तो वैसे तो राइट हैंड थंब रूल से आ गया फोर्स बाहर की ओर, एल इधर को जा रहा था, बी ऊपर को है, एल क्रॉस बी के हिसाब से। लेकिन सही में क्या लगाओ, फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लगाओ, दैट विल बी बेटर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वही आता है, आपको जगह बना लेते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में बेटा आपने लेफ्ट हैंड यूज करना है और वही एफ बी आई बताया हुआ है आपको। एफ बी आई याद रखना है, कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट वो आई जे के से भी निकल जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लगाओ यार। तो अगर हम फ्लेमिंग्स एल एच आर लगाते हैं तो फिर वही एफ बी आई। ओके, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, क्या चीज, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो ये हो गया एफ, ये हो गया बी, ये हो गया आई। ठीक है जी, एफ बी आई के हिसाब से सबसे पहले मैं बोलता होता हूं मैग्नेटिक फील्ड को सेट करो, फिर करंट को, फोर्स अपने आप आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायग्राम में किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, एफ बी आई, ये गया बी, एफ बी आई है भैया, ये गया बी। करंट उधर जा रहा था, ये आई हो गया, थंब बाहर आ गया, एफ बी आई। मैग्नेटिक फील्ड देखो ऊपर, करंट इस तरफ और थंब आ गया बाहर की ओर, यानी इस पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा भाई। राइट हैंड थंब रूल भी बाहर की ओर लगाना था, और ये भी किस तरफ लगा रहा है, बाहर की ओर ही फोर्स लगा रहा है। जैसे मर्जी निकालो, आंसर आने से मतलब है, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा यहां पर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल रहेगा। तो ये रिजल्ट है भाई, इसको याद करके रखो, काम आएगा। न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इस पे। हाँ जी बेटा, तो अभी हमने क्या किया, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। लगने को राइट हैंड थंब रूल भी लगेगा, लेकिन हमने क्या लगाना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना है यार, वो बढ़िया रहेगा।
करंट करंट कंडक्टर पे फोर्स फाइंड करने के लिए। अब उसी लड़ी में भाई अपना अगला टॉपिक है, नोट कर लो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो कि यार दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं। दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं, फील्ड वील्ड नहीं है, अब फील्ड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल पड़े होंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाने लग जाते हैं। हमने कैलकुलेट करना है फोर्स हमने कैलकुलेट करना है कि फोर्स कितना लगाते हैं और क्यों लगा रहे हैं, वो हम बीच में डिस्कस कर ही देंगे। तो पॉइंट ये है कि टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। भाई दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, एक दूसरे के क्या पड़े हुए हैं, पैरेलल पड़े हुए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा क्यों लगाते हैं, कारण सिंपल है कि ये फर्स्ट कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो करवा दोगे तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इसके पास दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर रख दोगे तो ये दूसरा वाला जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि पहले के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उस पर फोर्स लगना चाहिए। तो अब मैग्नेटिक फील्ड हमने वैसे नहीं प्रोवाइड किया, कहीं मैग्नेटिक फील्ड का नामो निशान नहीं है, लेकिन जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स आ गए तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पे फोर्स लग जाएगा, इसको लगेगा मुझे ये खींच रहा है, और इसमें भी तो करंट है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा आया पड़ा है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। कब अट्रैक्ट करेंगे, कब रिपेल करेंगे, वो देख लेते हैं हम। ओके, तो डेरिवेशन टाइप है लेकिन डेरिवेशन नहीं है, ज्यादा कंसेप्ट है इसमें, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल तो चलो फिर आएंगे। तो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मान लेते हैं कि ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं। ठीक है, टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये कंडक्टर 1 मान लो और इसको कंडक्टर 2 मान लो। इनफाइनाइट फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, हम मान के चल रहे हैं बेटा कंडक्टर कैसे इनफाइनाइट ना हो भैया तो भी फोर्स लगेगा, लेकिन हम कैलकुलेट किसका करने जा रहे हैं, इनफाइनाइट कंडक्टर के केस में कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग करंट आई, मान लो इस वक्त दोनों में जो करंट है सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एक का करंट I1 मान लिया, दूसरे का करंट I2 मान लिया जी हमने। ओके, लेंथ दोनों की क्या है, इनफाइनाइट ही है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो लेना ही पड़ेगा। वो डिस्टेंस हमने ले लिया R बेटा, डिस्टेंस कितना मान लिया, R मान लिया। ओके, तो बेटा इसमें करंट है, जाहिर सी बात है इस करंट के कारण इसके आसपास इसका क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हमने बात कर ली कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, और ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में है। दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में पड़े हुए हैं, इसलिए फोर्स लगाएंगे। ओके जी, तो हमने क्या बोला, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके आसपास इसका क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो हो गई। अब बेटा पॉइंट अगर उधर है, ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा ना, तो इस जगह पर मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसका बेटा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या था, राइट हैंड थंब रूल है कि नहीं। किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल है। अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर पॉइंट इधर है तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जानी चाहिए, इनवर्ट जानी चाहिए कि नहीं। अब तक तो याद होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इनवर्ट जानी चाहिए। तो इनवर्ट जाने के चक्कर में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी और उधर इनवर्ट जाती हुई शो करेंगी। अब ये सिचुएशन मैंने अलग से इसलिए बना दी, हम अपने डायग्राम को बहुत ज्यादा गंदा नहीं करना चाहते।
पॉइंट उस तरफ है, ये वाला, यहां पे फील्ड इनवर्ड आएगा, तो इसका फील्ड यहां पर मैंने क्रॉस से शो कर दिया। ये पहले का फील्ड है B1 जो कि इनवर्ड है। ओके, अब इसका फील्ड यहां पर यानी इस पॉइंट पर ढूंढते हैं। कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है, पॉइंट उधर चले गया, इसके लिए पॉइंट उधर है मेरे भाई। ये दूसरे वाले के लिए जो I2 है ये I1 है, इसके लिए पॉइंट इस तरफ है, तो इसकी फील्ड लाइन इधर होती तो इनवर्ड, इधर से घूम के जब आएंगी तो इधर वाले पॉइंट्स पे ये आउटवर्ड आएंगी। तो इसकी फील्ड लाइंस होंगी तो ऐसी ही बिल्कुल, यहां पे इनवर्ड और यहां पर आउटवर्ड। तो इसका फील्ड यहां पर आउटवर्ड और इसका फील्ड यहां पर इनवर्ड जाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए पॉइंट उधर था तो फील्ड गया इनवर्ड। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर B2 आएगा, B2 वो आएगा, उधर होता तो इनवर्ड, इधर 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 आएगा तो आउटवर्ड, यानी इस जगह पर जो B2 आएगा, B2 आएगा दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब सिंपल सी कहानी है, फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट I1 है, सेकेंड के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, यानी B2 में पड़ा हुआ है, फोर्स लगेगा उस पर, BIL sin थीटा लगेगा। और जो सेकेंड कंडक्टर है पहले के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो उस पर भी फोर्स लगेगा, वो भी BIL sin थीटा लगेगा। तो स्थिति तुम्हारे सामने है कि करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं। आपने सबसे पहले यही लिख देना है कि करंट गिवन में क्या क्या अपने पास, गिवन में अपने पास एक तो I1 I2 है, करंट्स फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर 1 एंड 2, ठीक है, I1 एंड I2 है। क्या है ये, करंट थ्रू कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, दूसरा इनफाइनाइट कंडक्टर है ये और इसमें कुछ नहीं गिवन, एक I1 गिवन है, एक I2 गिवन है, एक हमें दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। तो R क्या हुआ जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। I1 I2 क्या हो गए, करंट थ्रू कंडक्टर 1 एंड 2, ये स्थिति है। बाकी हमने तुम्हें बता ही दिया, ये लिख देना कि यार फर्स्ट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड, सेकंड कंडक्टर इज प्लेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, देयरफॉर दे विल एक्सपीरियंस फोर्स। ये लिख देना, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, कि फर्स्ट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड, सेकंड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, देयरफॉर दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स भाई। ओके, अब अगली बात हमने लिख दिया, अब मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं यार F12, ये हुआ फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, F12 फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। और यहीं पे लिख देता हूं मैं F21 भी, चलो लिख देते हैं। ये हो गया मेरे भाई फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। ओके, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, और ये क्या हो गया, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 आ गया। ओके, अब इनकी वैल्यू लिख लो। जो आपका F12 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या आएगा जी, BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। ओके, तो BIL sin थीटा
फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू 2, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड किसका? सेकंड वाले का, इसलिए B2 लगेगा। लेकिन करंट तो इसका अपना ही रहेगा, लेंथ भी इसकी अपनी रहेगी। ओके, थीटा 90 डिग्री रहेगा। क्यों 90 डिग्री जी? अगर I1 को चेक करो, I1 ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर बोला ना हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा था, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। अब इसके हिसाब से ये तो आ गया B2 I1 L साइन 90 मैंने 1 कर दिया। अच्छा, अब L1 को भी मैंने L लिख दिया। क्यों L लिख दिया? यार इनफाइनाइट कंडक्टर है, हमने बोला इनफाइनाइट कंडक्टर है। अब इनफाइनाइट कंडक्टर है तो दोनों इनफाइनाइट कंडक्टर सेम ही लेंथ के मान लेंगे, इसलिए L लिख दिया भाई। ओके, बात को समझो, क्योंकि चेंज किया। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 B2 I1 L आ गया। सिमिलरली जो F21 आएगा, ये B2 I1 L आ गया, ये भी आना था BIL साइन थीटा। यार फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू 1 है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले का F21 है, ये करंट उसका अपना, लेंथ उसकी अपनी, थीटा 90 डिग्री, और ये बन जाएगा B1 I2, L को L कर दिया। समझो बात को। ओके जी, तो ये हो गए दोनों फोर्सेस। अब अगली बात भी सुनी लो, जो आपका B1 है, यहां जो B2 है उसकी वैल्यू लिखो। B1 यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1, कंडक्टर 1 का इस जगह पे जो इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड है B1 है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट कंडक्टर है मेरे भाई, और इनफाइनाइट कंडक्टर का रिजल्ट पुराना याद रखना पड़ेगा तुम्हें, 2KI/R। इसका यहां पे फील्ड चाहिए था, डिस्टेंस R है, तो ये बनना चाहिए 2KI/R। ओके, अब K तो चलो कांस्टेंट ही है, फील्ड किसका देख रहे हो? 1 का देख रहे हो ना, तो करंट उसका 1 का ही आएगा। इसका फील्ड यार जब यहां पे फाइंड करोगे तो R ही रहेगा, क्योंकि उसको कॉमन डिस्टेंस मान रखा है। करंट की जगह I1 आ जाएगा, जल्दी से देख लो। B2 की जगह क्या आ जाएगा? B2 इक्वल टू 2KI2/R आ जाएगा, और B1 इक्वल टू 2KI1/R था। अब हम इनकी क्या पुट कर सकते हैं? वैल्यूज पुट कर सकते हैं। लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले एक बात और देखो कि यार ये इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं, लेकिन लेंथ अभी बीच में पंगा डाल रही है। लेंथ इनफाइनाइट है। अब यहां पे अगर इंफिनिटी पुट कर दो तो फोर्स ही क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। वो इलॉजिकल सी बात हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट कंडक्टर ना होते हैं इनफाइनाइट लेंथ वाले, और ना ही इनफाइनाइट फोर्स का कंसेप्ट सही है। लेकिन यहां पर हैं तो कंडक्टर्स कैसे? इनफाइनाइट ही ना, क्योंकि रिजल्ट हम कौन से यूज कर रहे हैं? इनफाइनाइट वाले यूज कर रहे हैं। तो ये लॉजिकली इनकरेक्ट सी बात है वैसे, लेकिन अब L तो है ही है ना, वो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, ऐसे उसको रिमूव भी नहीं कर सकते। तो हम यहां पे कंसेप्ट लगाते हैं, हम फोर्स की बजाय ना हम वर्ड यूज करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की बजाय हम यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो लेंथ से डिवाइड कर दो, तो उससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये क्या हुआ? फोर्स है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, और अगर मैं इसको लेंथ से डिवाइड कर दूं तो इसको मैं छोटा F12 लिख रहा हूं। छोटा F12 क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। टोटल फोर्स इतना लग रहा था पर यूनिट लेंथ, तो जितनी लेंथ है उससे डिवाइड कर दो। लेंथ L है, L से डिवाइड कर दिया। वैसे तो इन्फिनिटी है, लेकिन जब लिखी हुई है L, तो L से डिवाइड करूंगा। L से डिवाइड किया तो ये बन गया B2 I1। ओके, ऐसी जो दूसरा वाला फोर्स बना,
फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये बन गया B1I2। चेक कर लो। तो अब थोड़ा लॉजिकल बात बनेगी कि हाँ ठीक है, ये सही लगता है बोलने में भी कि लग तो रहा है ना, एल अब इन्फिनिटी है, सब कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां पर कंसेप्ट किसका लेकर आएंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ का। उससे बात नहीं बननी, लेकिन वो स्टार्टिंग के लिए सही था। तो बेटा F12 क्या हुआ? छोटा F12, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, एंड दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। बाकी अब आपको पता ही है, बड़े समझदार हो, B2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2KI1I2/R। चेक करो, B2 की जगह क्या पुट किया? 2KI2/R। I1 पहले ही था, मैंने I1 I2 इकट्ठे करके लिख दिए। और ऐसी इसकी जगह B1 की जगह क्या लिखूंगा? 2KI1 I2 पहले से ही है बाय R। ओके, तो क्या बात बनी? दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं। अब ऑपोजिट भी होंगे, वो भी प्रूव करूंगा। पर यूनिट लेंथ के हिसाब से देखो तो बोथ आर एक्सर्टिंग इक्वल फोर्सेस ऑन ईच अदर। अब वो ऑपोजिट भी होंगे, उसके लिए डायरेक्शन चेक करनी होगी। डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे? वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे। तो हमने देखा कि ये जो कंडक्टर है एक दूसरे पर, क्योंकि F12 और F21 इक्वल ही थे, इसको F लिख दिया, यानी ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं? 2KI1I2/R फोर्स लगाते हैं। ओके, 2KI1I2 डिवाइडेड बाय R क्या हो गया? इनके बीच में लगने वाला फोर्स हो गया जी, पर यूनिट लेंथ वाला। अब चेक करो, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे। लिए उसके लिए हमें चाहिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहले चेक करते हैं इस पे लगने वाला फोर्स। भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है B2 के कारण लग रहा है, क्या लगेगा? FBI। ओके, FBI। B किस तरफ? बाहर की ओर। B बाहर की ओर, और करंट किस तरफ? ऊपर की ओर। FBI। B तो ठीक जा रहा है, देखो ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड आ रहा है करंट, लेकिन हमें ऊपर की ओर शो करना है। मैंने अगर इसको ऊपर की ओर शो किया करंट को, तो थंब किधर गया? अंदर की ओर। दोबारा चेक करो, आराम से घर पे बैठ के दरवाजे बंद कर कर लगाना, ये बना लो, ठीक है? F, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। FBI, ये F हो गया, ये B हो गया, ये I हो गया। फिर से देख लो, B तुम्हारी तरफ आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है B। ओके, I इस तरफ जा रहा है इस हिसाब से। तो अब I को सेट करना है ना। अब I फिगर में देखो, फिगर में देखो I ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो B आपकी तरफ आ रहा है। I अभी फिलहाल इधर को जा रहा है, लेकिन मुझे फिगर के हिसाब से सेट करना है। फिगर में ऊपर की ओर जा रहा है, मैंने B को आपकी तरफ ही रखते हुए इसको सेट कर दिया ऊपर की ओर। करंट ऊपर गया, फील्ड आपकी तरफ है, थंब अंदर चले गया। FBI, BI, थंब अंदर, यानी इस पे फोर्स लगा किस तरफ? अंदर की ओर। ये लगा फोर्स। ओके, सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये पर यूनिट लेंथ वाला लगा दिया। अब इस पे चेक कर लो यार, अगले वाले पे चेक करते हो तो फिर वही बात, FBI। I तो इसका भी ऊपर है, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर है B1। जो I2 है वो ऊपर की ओर है, थंब गया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फिर से देख लो, FBI, B, I ऊपर सेट करना है, ऊपर सेट किया, थंब गया अंदर की ओर, ये हो गया F21। क्या पता लगा? दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर भाई फोर्स, सॉरी करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो पहली बात तो बेटा ये फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम आ गया। दूसरी बात, ऑपोजिट इन
डायरेक्शन आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, हम कह सकते हैं इक्वलेंट ऑपोजिट फोर्सेस। कैसे भाई, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ओके जी, अब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के कारण ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सीधा सा हिसाब है, अगर पैरेलल होंगे करंट यानी सेम डायरेक्शन में होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अब कई बार एक और स्थिति आ सकती है कि अगर फिगर हम क्या कर दें, चेंज कर दें और दोनों को एंटी पैरेलल रख दें। क्या रख दें जी, एंटी पैरेलल, मतलब एक का करंट ऊपर जा रहा है, एक का करंट नीचे की ओर जा रहा है। तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी कि अगर दोनों को हम यहां बनाते हैं एंटी पैरेलल, भाई थ्योरी वही रहेगी, रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डायरेक्शन में जरूर फर्क पड़ जाएगा। ध्यान से देखना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की ओर I1, ये दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट जा रहा है नीचे की ओर I2। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस वही R, और I1 I2 वही इनफाइनाइट है, दोनों के दोनों सब कुछ ओके है, सेम चीज, बस करंट उल्टे कर दिए। अब अगली बात ध्यान से देखना, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो मुझे B1 चाहिए, B1 पॉइंट उधर है इनवर्ट, तो ये गया इनवर्ट, ये हो गया B1। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर चाहिए, तो मेरे भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट पलटा गया तो फील्ड भी पलटा गया इनवर्ड। इसका फील्ड इनवर्ड, इसका फील्ड उधर वाले पॉइंट पे इनवर्ड, करंट इधर इनवर्ड, तो यहां पर इसका फील्ड जो यहां पर आएगा वो भी आ गया इनवर्ड। अब फर्क क्या हुआ, दोनों फिगर में चेक कर लो, इसमें यहां आउटवर्ड था, यहां इनवर्ड था, यहां B2 भी इनवर्ड आ गया, B1 भी क्या आ गया, इनवर्ड आ गया। ओके, वैल्यू सेम है तो रिजल्ट तो वही आएंगे, F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू 2K I1 I2 बाय R आ जाएगा। अब डायरेक्शन चेक करो, क्या इस बार इक्वल एंड ऑपोजिट हैं कि नहीं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। अब लगेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से इस पे लगने वाला फोर्स देखो, इस पे लगने वाला फोर्स FBI, B अंदर, करंट ऊपर, B अंदर है, करंट ऊपर है तो फोर्स किधर लगे देखो, B अंदर, करंट ऊपर, तो थंब किधर गया, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया कि नहीं, भाई यहां पे उल्टा था, B बाहर था, करंट ऊपर था, तो थंब इधर चले गया था, इधर। यहां पर B अंदर, करंट ऊपर, तो थंब इधर गया, ठीक है जी, B अंदर, करंट ऊपर, थंब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले गया। यानी इसने जब इस पे फोर्स लगाया ना, यहां पे इसने जो इस पे फोर्स लगाया था वो अट्रैक्टिव बन रहा था, वहां पर वो जो B1 के कारण इस पे जो, सॉरी B2 के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया। ओके, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब उस पे चेक कर ले, सेकेंड वाले पे, फील्ड अंदर, करंट किधर जा रहा है उसका, नीचे, थंब किधर गया, बाहर की ओर, ठीक है, अंदर नीचे, थंब चले गया बाहर की ओर। दैट मीन्स इस पे लगा फोर्स इस तरफ, ये बन गया F21, ये था B1, ये है B2। अब यहां से क्या पता लगा, हैं तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दे रिपेल ईच अदर। सेम डायरेक्शन में होगा तो है तो इक्वल एंड ऑपोजिट, बट दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब बेटा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर उसने कुछ नहीं बोला, पैरेलल एंटी पैरेलल, कुछ किसी भी शब्द का उपयोग नहीं किया, तो आपने यही वाला करके आना है। लेकिन अगर उसने स्पेशली बोला है कि भी ऐसे ऐसे कंडक्टर है, उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा डिस्कस करो, और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो भाई फिगर ये बन जाएगी, रिपल्सिव आ जाएगा। बाकी मैथमेटिकल स्टेप्स एज इट इज, कोई चेंज नहीं। ओके, अगर स्पेशली बोल दे तो यही फिगर आएगी जैसे आपको लिखवाया है, लिख लेना। कंक्लूजन यहां पे क्या आ रहा है कि जी अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहां पे एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, और उनके बीच में क्या आ गई, म्यूचुअल अट्रैक्शन। ओके, और ये भी क्या लगाएंगे यार, इक्वल एंड ऑपोजिट, और इनके बीच में क्या आएगी, म्यूचुअल रिपल्स। इनके बीच में आएगी म्यूचुअल रिपल्स। तो इक्वल एंड ऑपोजिट म्यूचुअल अट्रैक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट म्यूचुअल रिपल्स। ठीक है जी, तो यहां तक हो गया। अब एक पॉइंट इसमें रह गया, वो भी साथ के साथ निपटाते हैं यार। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो समझ लो इसके साथ इसकी पूंछ बनकर एक क्वेश्चन और वो डालेगा कि जी डिफाइन 1 एम्पियर, वो डालेगा यार। हर किताब में इस कंसेप्ट के बाद एक डिफाइन 1 एम्पियर जरूर लिखा होता है, तो डालेगा डिफाइन 1 एम्पियर। वो भी करवाओ, भूल गया था मैं, क्लोज करने वाला था आज का लेक्चर, लेकिन 5 मिनट की बात है, वो भी कर देते हैं। ये आएगा तो इसके बाद में उसने बोलना ही यार, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन यार यहीं से निकाली गई है, यहीं से निकालनी है, डिफाइन 1 एम्पियर। अब ध्यान से सुनना, ये जो 2 कंडक्टर्स हैं अपने, इनके बीच में डिस्टेंस r है। ओके, ये I1 है और ये वाला करंट कितना है, I2 है मान लो। तो भाई ये 2 कंडक्टर है, इनके बीच में कितना r डिस्टेंस है, करंट इसका I1 है, इसका I2 है। आपको पता है ये एक दूसरे पर कितना पर यूनिट लेंथ फोर्स लगा रहे हैं, 2k I1 I2 बाय R। अब अगली बात कि अगर I1 और I2 दोनों को 1 एम्पियर रख दूं मैं, और इनके बीच का डिस्टेंस पूरा 1 मीटर रख दूं, पूरा 1 मीटर, तो इनके बीच में पर यूनिट लेंथ फोर्स कितना लगेगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 2k हो जाएगा। I1 1 एम्पियर कर दिया, I2 1 एम्पियर कर दिया, आंसर कितना आ गया, 2k हो गया। ओके, अब ये k तुम्हें पता है 10⁻⁷, यानी ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितना जी, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का एक दूसरे पे ये फोर्स लगा रहे हैं। अब यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनती है, बाकी आप अपने नोट्स में से पढ़ लेना मेरे भाई, कि यहां से 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन बनती है कि 1 एम्पियर उस करंट को कहते हैं जो अपने ही जैसे सिमिलर करंट पर 1 मीटर की दूरी से 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करता है। ये भी 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर, तो दोनों सिमिलर हो गए। तो क्या बोला मैंने कि ऐसे डिफाइन किया होता है कि 1 एम्पियर ऑफ करंट is that much current which attracts or repels
सिमिलर current with a force of 2 into 10⁻⁻7 Newton from a distance of 1 मीटर। तो जब ये आएगा तो साथ में 1 एम्पियर तो आएगा ही आएगा यार। कभी कभी तो वैसी 1 एम्पियर की डेफिनेशन वैसे ही मांग लेते हैं एग्जाम में, तो यही लिख के आनी है। वो 10th क्लास वाली नहीं लिख के आनी कि 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। वहां से भी बनती है 1 एम्पियर की पुरानी वाली बचपन वाली डेफिनेशन कि आई इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो उस वक्त जो करंट डेवलप हो रहा होता है उसको 1 एम्पियर कहते हैं। सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन यहां नहीं लिख के आनी भैया। 12वीं कक्षा में 1 एम्पियर डिफाइन आ गया ना, डिफाइन 1 एम्पियर, तो यहीं से निकाल के जो डेफिनेशन आएगी यही वाली लिख के आनी है। बाकी इस पे बेस जो भी आपके पास डीपीपीस वगैरह है उसमें इस पे बेस जो क्वेश्चंस है थोड़ी होंगे, इनको ट्राई करो। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, धन्यवाद हम आपको हर बार दे देते हैं।